नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, केबीएस पीआरटी 2022 की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारा पहला स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, जिसके अंतर्गत हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आज हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें वर्ष 2015, 2017 और 2018 के प्रश्नों का अध्ययन किया जाएगा, जिसके माध्यम से हम केबीएस पीआरटी एग्जाम के प्रश्नों की प्रकृति को समझकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न वर्ष 2015 की परीक्षा में पूछा गया हिंदी का ये प्रश्न है। निर्देश दिया हुआ है प्रश्न 16 और 17 इन प्रश्नों में दिए गए शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। प्रश्न पहला है अनुरक्ति। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द हमको बताना है। ऑप्शन कह रहा है आसक्ति, विरक्ति, उक्ति या विज्ञप्ति। तो अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द जो हो जाएगा वह विरक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17। इसमें हमको स्वप्न का विपरीतार्थक बताना है। पहला ऑप्शन है निद्रा, दूसरा है जागरण, तीसरा है ध्यान और चौथा है मनन। तो स्वप्न का विपरीतार्थक हो जाएगा जागरण, अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्देश दिया हुआ है प्रश्न 18 से 20 के लिए इन प्रश्नों में दिए गए मुहावरों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। मुहावरा क्या है? आंखें बिछाना। आंखें बिछाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बाट जोहना, जागते रहना, चिंता में पड़ना या अपमान करना। तो आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ होता है बाट जोहना, इंतजार करना, राहें देखना, अतः ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कह रहा है छाती पीटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ललकारना, हार न मानना, चुनौती देना या बिलाप करना। तो छाती पीटना मुहावरे का अर्थ जो होता है बिलाप करना होता है, अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नंबर 20 कह रहा है तलवा सहलाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दवा लगाना, दूसरा कह रहा है उपचार करना, तीसरा ऑप्शन कह रहा है खुशामद करना और चौथा ऑप्शन कह रहा है सुलाने की कोशिश करना। तो तलवा सहलाना मुहावरे का सही अर्थ होता है खुशामद करना, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्देश प्रश्न 21 से 23 इन प्रश्नों में दी गई कहावतों या लोकोक्तियों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। हाथ कंगन को आरसी क्या? इस लोकोक्ति का सही अर्थ हमको बताना है दिए गए विकल्पों में से, जिसमें पहला विकल्प है गुड़ी को आडंबर की ज़रूरत नहीं, दूसरा ऑप्शन कह रहा है धनी के लिए पैसे का महत्व नहीं, तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं और चौथा ऑप्शन कह रहा है बलवान को सहयोगी की ज़रूरत नहीं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है देसी मुर्गी बिलायती बोल। यह भी हमारा लोकोक्ति से संबंधित है कि देसी मुर्गी बिलायती बोल के लिए इन दिए हुए ऑप्शनों में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन कह रहा है कम कीमत में अच्छी वस्तु, दूसरा ऑप्शन कह रहा है उम्मीद से बढ़कर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बेमेल बातों का मेल और चौथा ऑप्शन कह रहा है अनोखी चीज़ दिखाना। तो देसी मुर्गी बिलायती बोल का सही अर्थ जो हो जाएगा वह हो जाएगा बेमेल बातों का मेल, अतः ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। इसका क्या अर्थ होगा इस लोकोक्ति का? पहला ऑप्शन कह रहा है दुगनी फायदेमंद वस्तु, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक चीज़, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बुरे के साथ और बुरे का मेल और चौथा ऑप्शन कह रहा है समान गुण वाले दो साथी। तो एक तो करेला दूजी नीम चढ़ा, एक तो पहले से ही करेला बुरी चीज़ और उसके बाद भी दूजे नीम चढ़ा, ठीक है, तो बुरे के साथ और बुरे का मेल, अतः ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्देश दिया हुआ है प्रश्न 24 और 25 के लिए, कह रहा है इन प्रश्नों में से एक शब्द के लिए 4 वर्तनी दी गई है, जिनमें से केवल एक शुद्ध है, उस शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है अभिव्यक्ति, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अभिव्यक्ति, तीसरा ऑप्शन भी कह रहा है अभिव्यक्ति और चौथा कह रहा है अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति की सही वर्तनी हमको बतानी है दिए हुए 4 विकल्पों में से, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से अभिव्यक्ति की जो वर्तनी है बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर, इसमें हमको अवशिष्ट की सही वर्तनी बतानी है। तो अवशिष्ट की सही वर्तनी जो हो जाएगी वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवशिष्ट इस प्रकार से लिखा जाएगा, अतः अवशिष्ट की सही वर्तनी दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्देश दिया हुआ है प्रश्न 26 से 28 के लिए इन प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य खंड के अर्थ को
एक शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। प्रश्न कह रहा है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठमंच कहलाता है, दर्शक दीर्घा कहलाता है, नाट्य स्थल कहलाता है या नेपथ्य कहलाता है? तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे नेपथ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न इसमें कह रहा है जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रवदन कहते हैं, चंद्रहास कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं या सिरमौर कहते हैं? तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द जो है वह चंद्रशेखर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें भगवान शिव का पर्यायवाची भी है चंद्रशेखर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार के लिए एक शब्द क्या है? प्रक्षिप्त है, प्रक्लेदित है, शस्त्र है या अस्त्र है? तो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और शस्त्र किसे कहते हैं? जिसको हाथ से पकड़ करके चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निर्देश दिया हुआ है प्रश्न 29 और 30 के लिए। कह रहा है इन प्रश्नों में दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। विप्र का समानार्थक शब्द इन चार विकल्पों में से कौन सा है? निर्धन है, धनी है, ब्राह्मण है या सैनिक है? तो विप्र का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा वह ब्राह्मण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या होगा? मृत्यु हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, वानप्रस्थ हो जाएगा या उत्पत्ति हो जाएगा? तो आविर्भाव का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा, आविर्भाव का मतलब होता है उत्पत्ति। आविर्भाव का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आविर्भाव, प्रादुर्भाव, उत्पत्ति ये सब समानार्थी शब्द हैं। तो ये रहे हमारे 2015 के हिंदी केबीएस पीआरटी के प्रश्न। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 2017 के प्रश्नों को देखेंगे। तो 2017 केबीएस पीआरटी के लिए ये प्रश्न रहे हैं जिसमें कह रहा है बाइज्जत में प्रयुक्त उपसर्ग को निम्नलिखित विकल्पों में से पहचानिए। बाइज्जत में कौन सा उपसर्ग है? बाई, बा, जत या इज? तो बाइज्जत का आप संधि विच्छेद करके देख लीजिए। बाइज्जत किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो हो जाएगा बा धन इज्जत बराबर बाइज्जत, जिसमें बा उपसर्ग हो जाएगा और इज्जत जो हो जाएगा मूल शब्द हो जाएगा। तो बाइज्जत में प्रयुक्त उपसर्ग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बा इसमें प्रयुक्त उपसर्ग है। अच्छा, उपसर्ग किसको कहते हैं? तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आदि में आकर के उससे जुड़ के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाइज्जत में बा उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखेंगे। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यद्यपि का संधि विच्छेद चुनना है तो पहले देख लीजिए यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है। तो यद्यपि का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यदि धन अपि बराबर यद्यपि। इसमें ई और अ मिल करके य हो रहा है। ठीक है, तो यद्यपि का संधि विच्छेद यदि धन अपि देखिए निम्न ऑप्शनों में से किसमें है? तो यदि धन अपि ऑप्शन नंबर बी में है। अतः यद्यपि का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यदि धन अपि। और अगर पूछ ले यद्यपि में कौन सी संधि है तो यद्यपि में यण संधि है, स्वर यण संधि हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सही विकल्प पहचानिए। दही, पुस्तक, अंगूठी या अंगीठी इसमें से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अर्थात इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो पुल्लिंग है। ठीक है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है, ये स्त्रीलिंग हो गया। अंगीठी जलाई जाती है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। अंगूठी अच्छी होती है, सुंदर होती है, महंगी होती है, ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन दही खट्टा होता है, दही मीठा होता है, यह पुल्लिंग हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि यह दही जो है यह पुल्लिंग है। ठीक है, और बाकी शेष जो तीनों विकल्प दिए हुए हैं पुस्तक, अंगीठी और अंगूठी ये स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न देखेंगे। विद्यालय शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो जब भी संधि का प्रश्न आए, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, सबसे पहले क्या करना है? तो जब भी संधि पूछे तो उस शब्द का, जिस शब्द का संधि विच्छेद पूछता है या बताना है कि कौन सी संधि है, उसका सबसे पहले आप संधि विच्छेद कर लीजिए। तो विद्यालय का संधि विच्छेद जब करिएगा तो हो जाएगा विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। तो अगर संधि विच्छेद पूछता है तो विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। अब देखिए किसमें संधि हुआ है, तो विद्या का आ और आलय का आ दोनों मिल करके आ होते हैं विद्यालय। ठीक है,
तो आ और आ मिलके आ हो रहा है, यह दीर्घ संधि हो जाएगा। और दीर्घ संधि किसका भेद है? तो दीर्घ संधि जो है वह स्वर संधि का भेद है। अतः विद्यालय में स्वर दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें दिए हुए ऑप्शनों में से सही हो जाएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्याधन आलय, और इसमें प्रयुक्त संधि तो स्वर संधि। स्वर संधि का कौन सा भाग? तो दीर्घ स्वर संधि विद्यालय में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित विकल्पों में से कौन सा सूर्य का पर्याय नहीं है? सही विकल्प बताइए। इन दिए हुए 4 विकल्पों में से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दिवाकर, रश्मिरथी, निशाकर, कमलाकर। तो दिए हुए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए दिवाकर भी सूर्य का पर्यायवाची है, रश्मिरथी भी सूर्य का पर्यायवाची है, कमलाकर भी सूर्य का पर्यायवाची है, निशाकर जो है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा कि निशाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में नीय प्रत्यय नहीं है? सही विकल्प चुनिए। इन दिए हुए चारों विकल्पों में से बताना है कि किस विकल्प में नीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। पूजनीय में नीय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, पानीय में नीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। अतः ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आदरणीय में आदर धन नीय, ठीक है, तो आदरणीय इसमें नीय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। शोचनीय में भी नीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। केवल ऑप्शन नंबर बी में नीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सही विकल्प चुनिए। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? दिए गए विकल्पों में से चुन करके बताना है कि सदैव में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले सदैव का हम संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सदा धन एव बराबर सदैव। इसमें आ और ये ए मिल करके हो जाएगा आई, ठीक है। तो आई किस संधि में होता है? तो स्वर संधि में। दरअसल ये आई बन रहा है, आई क्या है? स्वर है, इसलिए यह स्वर संधि हो गया, यह चीज़ निश्चित हो गया। और स्वर संधि में भी कौन सा भाग है? तो स्वर संधि में भी वृद्धि संधि है, ठीक है ना। तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। अब देखते हैं विकल्प में क्या क्या दिया हुआ है। पहला अयादि दिया हुआ है, दूसरा गुण दिया हुआ है, तीसरा वृद्धि दिया हुआ है और चौथा यण है, ठीक है। तो वृद्धि संधि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा कि सदैव का संधि विच्छेद करेंगे तो सदा धन एव हो गया, और सदा धन एव में आ और ऐ ई मिल करके ऐ होता है, जो स्वर वृद्धि संधि का पहचान है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो के लिए निम्नांकित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। इसमें हमको बताना है आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास होता है, इसके लिए एक शब्द बताना है। वह कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? उसे गोधुली कहते हैं, धुंधलका कहते हैं, क्षीर सागर कहते हैं या क्षितिज कहते हैं। तो जहां आकाश और जमीन के मिलने का आभास होता है उसे क्षितिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छह वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? निम्नांकित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। छह कैसा वर्ण है? तो छह हमारा जो है यह एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो ये हमको बताना है कि छह जो वर्ण है किन वर्णों के संयोग से बना है। तो छह जो वर्ण है यह क और स के योग से बना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और श्र हो गया। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न देखेंगे, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? सही विकल्प बताइए। वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या भूता भूतकाल। तो देखिए कह रहा है अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, अर्थात यह वाक्य पढ़ने से यह प्रतीत हो रहा है कि अब्दुल्ला ने नमाज को पढ़ लिया है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कार्य को कर लिया गया है, कार्य पूरा कर लिया गया है। यह भूतकाल की बात को कर रहा है, अतः अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी यह भूतकाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है? सही विकल्प बताइए। यहाँ पे दिए गए 4 विकल्पों में से हमको घर का पर्यायवाची बताना है। तो घर का पर्यायवाची गृह होता है। जटिल, वनिता और साधु घर के पर्यायवाची नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि घर का पर्यायवाची गृह होता है, ठीक है। आलय भी होता है, निकेत भी होता है, ये सब घर के पर्यायवाची हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे, सुख शब्द का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। सुख का विलोम बताना है। कष्ट होगा, परेशानी होगा, दुख होगा या आंसू होगा।
तो सुख का विलोम शब्द दुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन है? सही विकल्प चुनिए। वह, सब, मैं या तुम। तो इसमें से सब जो है ऑप्शन नंबर बी, यह बहुवचन है। वह, मैं, तुम जो है यह एक वचन की बात कर रहा है, लेकिन सब जो है यह बहुवचन की बात कर रहा है, अर्थात दो से अधिक की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क वर्ण किस वर्ग का है? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। क वर्ग का, च वर्ग का, प वर्ग का या ट वर्ग का। तो देख लीजिए क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क ख ग घ अंग, ये इस वर्ग का तो है नहीं। च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च छ ज झ य, इसमें भी नहीं है। प फ ब भ म, प वर्ग का भी वर्ण नहीं है। ट ठ ड ढ ड, ठीक है, तो ढ वर्ण जो है यह ट वर्ग का वर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से किस शब्द की वर्तनी ठीक है? सही विकल्प चुनिए। परिचित, प्रचार, परिचार या प्रचार। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन नंबर बी प्रचार सही है। ठीक है, प्रचार नहीं होता है, प्रचार होता है। हाँ, तो ये भी सी भी नहीं सही है। परिचित होता है, पारिचित नहीं होता है, अतः ये भी नहीं सही है। वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन नंबर बी प्रचार बिल्कुल सही है। तो ये हमारे 2017 पीआरटी केबीएस के हिंदी प्रश्न पत्र के प्रश्न रहे। अब इसके बाद 2018 केबीएस पीआरटी के प्रश्नों की चर्चा अब हम लोग करेंगे। ठीक, ये 2018 केबीएस पीआरटी हिंदी के प्रश्न पत्र हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, इस बार फसल अच्छी होगी, और चौथा ऑप्शन कह रहा है बैठक का समय 4:10 होगा। इसमें से हमको अशुद्ध वाक्य छांटना है। पहला, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, बिल्कुल सही वाक्य है। दूसरा कह रहा है हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, यह बिल्कुल गलत वाक्य है। इसमें होगा हम सब जा रहे हैं आप भी चलेंगे, अतः ऑप्शन नंबर बी हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। सी कह रहा है इस बार फसल अच्छी होगी, ये भी बिल्कुल सही वाक्य है। और चौथा कह रहा है बैठक का समय 4:10 होगा, अतः इस प्रश्न का सही आंसर अशुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्वान का स्त्रीलिंग है विद्वत्री, विद्वानी, विद्वत्ता या विदुषी। तो विद्वान का स्त्रीलिंग जो होता है वह विदुषी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। उज्ज्वल की सही वर्तनी हमको बतानी है, तो उज्ज्वल की सही वर्तनी ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है आ, परि, प या मा। तो सबसे पहले देखेंगे परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है, तो परि जो है यह परिक्रमा शब्द में हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के आदि में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है, उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी परि जो हो जाएगा, परिक्रमा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। पहला ऑप्शन कह रहा है साहस का काम करना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ईर्ष्या करना, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कष्ट करना, और चौथा ऑप्शन कह रहा है भयभीत होना। तो छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या करना, अतः ऑप्शन नंबर बी इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सुख चैन में समास है, सुख और चैन में कौन सा समास है? तो सुख और चैन, सुख चैन में द्वंद्व समास है। ठीक है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंह वन में रहता है रेखांकित में कारक है, अपादान कारक, अधिकरण कारक, करण कारक या कर्म कारक। यहाँ पे रेखांकित वन में जो है, सिंह वन में रहता है, वन में कौन सा कारक है? तो कारक के लिए सबसे आसान चीज है, आप लोग छोटा सा चीज याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में पर। ठीक है, तो कह रहा है वन में, देखिए में कहाँ आया हुआ है, तो अधिकरण में या पर होता है,
तो अधिकरण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छोटा सा चीज है, 1 मिनट में याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में या पर, ठीक है, तो वन में, अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि सिंह वन में रहता है, रेखांकित में अधिकरण कारक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? निश्चयवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण या अनिश्चयवाचक विशेषण? तो चलने की बात कर रहा है, और कैसे चलने की बात कर रहा है? जल्दी चलने की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है चलना क्रिया है, और चलने के प्रकार की बात कर रहा है जल्दी चलने के लिए, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जल्दी चलो में रेखांकित शब्द जल्दी में क्रियावाचक रीतिवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? ठीक है, नभ तो नभ, शैल, भूधर या नग? तो नभ जो पर्यायवाची होता है यह अंबर का पर्यायवाची होता है, शैल पर्वत का पर्यायवाची है, नग भी पर्वत का पर्यायवाची है, भूधर भी पर्वत का पर्यायवाची है, लेकिन नभ जो है यह अंबर आसमान का पर्यायवाची है, अतः ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा नभ पर्वत का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी सभी विकल्प शैल, नग और भूधर पर्वत के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, शाखा का बहुवचन है शाखा, शाखें, शाखाएं या शाखियां? तो शाखा का बहुवचन हो जाएगा शाखाएं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है या तत्पुरुष समास है? हमको बताना है कि इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं, रेखांकित शब्द जो पीताम्बर है इसमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, वो पीताम्बर शब्द देख करके तुरंत बहुव्रीहि आंसर लगाएंगे, जो कि हमारा प्रश्न का आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहन के आ रहे हैं, यहाँ पे पीताम्बर पहन कर आने की बात की जा रही है, अर्थात पीताम्बर मतलब पीत है अंबर, जो अर्थात पीले कपड़े की बात कर रहा है, ठीक है ना। पीताम्बर मतलब पीला कपड़ा पहनकर पूजा करने की बात कर रहा है, और कपड़ा जो है अंबर जो है वह प्रधान है, और जो पीत है पीला है यह कपड़े की विशेषता बता रहा है। और जहाँ पर विशेषण और विशेष की बात हो, विशेषण की विशेषता बतानी जा रही हो, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कपड़े की विशेषता बताई जा रही है, अतः पीताम्बर में जो समास हो जाएगा वह कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुव्रीहि समास यहाँ पर नहीं होगा, और बहुव्रीहि समास हम लोग लगाते हैं अगर इस प्रश्न का आंसर, तो हम गलत करते हैं। पीताम्बर पहन कर पूजा करते हैं, अर्थात पीला कपड़ा पहन करके पूजा करते हैं, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास को, अमीर खुसरो को, मल्लिक मोहम्मद जैसी को या चंद बरदाई को? खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि जो है वह अमीर खुसरो है, ठीक है, इन्हें मुकरियों का जनक भी कहा जाता है, मुकरियाँ की शुरुआत इन्हीं से माना जाता है, ठीक है। अमीर खुसरो जो हैं वह खड़ी बोली हिंदी की रचना करने वाले पहले कवि, अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प ने दिए गए? ठीक है, आर्य, द्रविड़, यूरोपी, अरबी या रोमन, तमिल, देवनागरी, उर्दू, या तीसरा ऑप्शन कह रहा है आर्य, आर्येतर, वैदिक, संस्कृत, या चौथा ऑप्शन कह रहा है भारोपी, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत, वर्मी। तो भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के आधार पर जो विकल्प है, वो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली अगर कोई भाषा परिवार है भारत में तो भारोपीय है। तो पहली बोले जाने वालों की संख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है भारोपी है। भारोपी के बाद द्रविड़ भाषा परिवार सर्वाधिक बोली जाती है, उसके बाद आस्ट्रिक बोली जाती है, और उसके बाद चीनी तिब्बती बोली जाती है। तो भारत में प्रमुख भाषा परिवार जो है भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, अतः ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा भारत में प्रमुख रूप से बोले जाने वाली भाषाओं के परिवार के आधार पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती या श्रीमानी? तो श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा वह श्रीमती, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दवाई का बहुवचन है दवाइयाँ, दवाइयाँ, दवाएं या दवाइयों? तो दवाई का बहुवचन जो हो जाएगा वह दवाइयाँ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है। वाक्य, लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या साधारण वाक्य है? तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार का होता है, सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो यह जो वाक्य दिया हुआ है, लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसकी पहचान क्या है? इसमें एक वाक्य जो होगा वह दूसरे वाक्य पे आश्रित होगा। तो देखिए, समझने की कोशिश करिए। पहले भाग में कहा जा रहा है लोग तभी गिरते हैं, कब गिरते हैं? जब असावधान होते हैं। तो इसमें एक जो वाक्य है दूसरे वाक्य पे आश्रित है, अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं, यह मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं? तो सबसे पहले आप देख लीजिए प्रतिकूलता में शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है। तो प्रतिकूलता का जब संधि विच्छेद आप करेंगे तो हो जाएगा प्रति धन कूल धनता। इसमें प्रति आपका उपसर्ग हो जाएगा, कूल आपका मेन शब्द हो जाएगा, प्रमुख शब्द हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा और ता जो है यह आपका प्रत्यय हो जाएगा। अतः इसमें प्रति उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। देखिए प्रति और ता एक साथ कहाँ दिया हुआ है? पर बी में दिया हुआ है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के आदि में आकर के उसके अर्थ को बदल दें। और प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। अतः प्रतिकूलता में प्रति उपसर्ग हो जाएगा, ता प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं? शब्द दिया हुआ है सुंदरता, अपनाया, आप और उष्ण। तो सुंदरता जो है यह हमारा जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है। किस ऑप्शन में पहला शब्द संज्ञा दिया हुआ है? तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी ही केवल ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे पहला शब्द जो है ये संज्ञा दिया हुआ है। दूसरा अपनाया, तो अपनाना एक क्रिया है, ठीक है, और आप एक सर्वनाम है। उष्ण शुष्क जो है यह विशेषण है, अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा है, अपनाया एक क्रिया है, आप एक सर्वनाम है और उष्ण हो जाए या शुष्क हो जाए तो यह सब आर्द्र हो जाए यह सब एक विशेषण है, अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी डाट डाट हैं। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान फूंकते हैं, जान निकालते हैं, जान लगाते हैं या जान लेते हैं। तो हमारे वीर सैनिक अपने देश के लिए अपनी जान लगा देते हैं, ठीक है, अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, आगत या अर्ध तत्सम। तो संस्कृत मूल के ऐसे शब्द जिनको उसी रूप में ज्यों का त्यों हिंदी में इस्तेमाल करते हैं उसे तत्सम कहते हैं, ठीक है। और उन शब्दों से, संस्कृत के शब्दों से जिसका उद्भव हुआ है हिंदी में जिन शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं उसे तद्भव कहते हैं। आगत उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों को हम अरबी, फारसी या किसी विदेशी भाषा से अपनी हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, उसको आगत कहते हैं। और अर्ध तत्सम उन शब्दों को कहते हैं, जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, अग्नि है तो अग्नि तत्सम है, आग हो जाए तो यह तद्भव है, और अगिन अगर हो जाए तो यह अर्ध तत्सम हो जाएगा, ठीक है। तो अगिन जो है अर्ध तत्सम का एक उदाहरण है। इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो अर्ध तत्सम होते हैं। यह मूल रूप से प्राकृत भाषा से संबंधित है। तो संस्कृत मूल के वो शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। इसका अर्थ ही होता है तत् धन सम बराबर तत्सम, अर्थात ऐसे शब्द जो उस भाषा अर्थात संस्कृत भाषा के समान होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तद्भव अर्थात जिनसे जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से होती है उनको तद्भव कहते हैं। तो ये हमारे 2018 KBS PRT हिंदी के प्रश्न पत्र हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने 2010, 2013, 2015, 2017 और 2018 गत सभी वर्षों की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर लिया। अब इसके माध्यम से हम लोग इस सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इससे आप लोग को आकलन लगा पाएंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।